हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे क्लास में पढ़ा रहे हैं उनको ये बता दें कि ये सब क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ ऐसा चल रहा है कि 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं वो अपना कोर्स ख़त्म कर सकते हैं अपने घर पर बैठे बैठे। स्कूल खुलने से पहले पहले ही मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाएगा और स्कूल खुलने के बाद भी जब तक कोर्स बचा रहेगा तब तक क्लासेस चलती रहेंगी। अब कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है? तो क्लास 9 और क्लास 10, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी, सीजी बोर्ड भी, सीबीएसई बोर्ड भी। अभी कॉमन कोर्स चल रहा है, जो भी चैप्टर्स कॉमन में हैं, और इसके बाद जैसे ही चैप्टर्स अलग होंगे वो सब भी कराया जाएगा। और जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हैं, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, तो वो लोग भी जो बेसिक, जिसको एप्टीट्यूड बोला जाता है, मैथ्स बोल लो या एप्टीट्यूड बोल लो, तो वो सब यहीं से आता है। तो उसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग इसे भी देखकर और बेनिफिट उठा सकते हैं घर बैठे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला हमने देखा था और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक और फॉर्मूला हम देखेंगे सम का, सम अप टू n टर्म्स। उसका फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला होता है सम का, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला तो बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा, इसको नोट भी कर लो, याद भी कर लो। इसके साथ ही एक और फॉर्मूला कैसे बन जाता है ये जरा सा देख लेते हैं कि ये 2a है, इस 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, ये वाले 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ। इसके बाद ये लिख लेंगे, क्या ये इतना सा फॉर्मूला को जाना पहचाना लग रहा है क्या? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जाना पहचाना लगा। ये तो an है, तो an अगर मान लो कि 30 टर्म्स हैं एक एपी में, और जो लास्ट वाला a 30 हुआ, a 30th टर्म, टोटल 30 टर्म है, तो जो a 30th टर्म होगा इसको हम क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं स्मॉल l से। तो हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है a प्लस l। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है एपी का तो हम इस छोटे वाले फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं। तो ये दोनों को लिख लो और ये दोनों को याद भी कर लो। यही दोनों सिंपल से फॉर्मूले हैं, एक ये और इसी से निकला हुआ ये। तो इसके ऊपर में क्वेश्चंस देखते चलते हैं और सॉल्व करते करते समझते जाएंगे। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं कि फाइंड द सम। क्वेश्चंस पूरे मिले जुले हैं, सीजी बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड भी, चिंता नहीं करना, अपना एक्सरसाइज जब खोलोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द सम, फाइंड द सम 8, 3, -2 एंड सो ऑन अप टू 22 टर्म्स। कहां तक? 22 टर्म्स तक। तो इस क्वेश्चन को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो ये एपी देख लो। एपी दिखा, तो एपी जब दिखा तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए क्या दिख रहा है, डी कितना दिख रहा है, एन कितना है, ये सारी चीजें नोट कर लेते हैं। तो ए कितना दिख रहा है? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है? 8। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया था? a2 माइनस a1। जो भी आगे की टर्म है उससे उसके पिछले टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो a2 माइनस a1 करें, यानी कि 3 माइनस 8, यानी कि -5। तो इसका कॉमन डिफरेंस तो निकल के आ गया -5।
अब इसके बाद n क्या है यहाँ पे, तो 22 टर्म्स लिखा हुआ है, वही n है हमारा 22। अब क्या करना है, फॉर्मूला हमारे सामने है, उसमें वैल्यू लिखते जाना है। तो Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब इस फॉर्मूले में रखते जाओ सारी चीजें, n की जगह लिख दिए 22 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू a कितना है 8 है, प्लस n कितना है 22 है, d कितना है -5 है। इतना काम हो गया। अब धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाओ और आंसर आ जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं। 8 इंटू 2 हो गया 16 और ये हो गया 21 इंटू -5, 21 इंटू -5। इसका मतलब 11 इंटू 16 माइनस 21 इंटू 5, 105। इसके बाद Sn कितना आ रहा है 11 इंटू, ये तो देखो ये माइनस में आएगा नंबर, 16 माइनस हो जाएगा 105 से, तो 105 में से जब 16 माइनस हुआ तो 95 में से एक और कम कर देंगे तो आ जाएगा 94। 90 में से एक कम कर देंगे तो आना चाहिए 89 माइनस 89, 89 और 695 और 10 105। अब 11 इंटू -89 कर लो, तो 11 इंटू -89 हो जाएगा कुछ ऐसा 979। तो ये हो जाएगा आंसर। नेगेटिव में आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में आने दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो एपी हमारा रिड्यूसिंग एपी है। जब कभी भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है तो वो एपी घटते हुए क्रम में होता है, और ये अगर पॉजिटिव आता है तो एपी बढ़ते हुए क्रम में आता है, तो आपका सम भी फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो गया एक छोटा सा सवाल। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि हमको योग ज्ञात करना है किसका, पहले 15 मल्टीपल्स 8 का। 8 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहले 15 मल्टीपल्स का जोड़ निकालना है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते चलते हैं। ये हुआ 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 एंड सो ऑन। कहां तक, 15 टर्म तक, ठीक है, 15 टर्म तक हमको इसको पता करना है सम। तो सीधी सीधी चीज क्या क्या पता है उसको लिख लेते हैं। क्या पता है हमको, a कितना है 8 है, d कितना है, कॉमन डिफरेंस। अब 8 का पहाड़ा है तो कॉमन डिफरेंस 8 ही होगा। चलो ये हो गया 8। इसके बाद n कहां तक पता करना है, तो 15 टर्म तक पता करना है। फॉर्मूले में रख लो, Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो इसको सॉल्व करते जाना, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 14 इंटू 8। इस तरीके से आगे सॉल्व कर लेना, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ही सिंपल सिंपल से सीधे सीधे फॉर्मूला में रखने वाले क्वेश्चंस बनते हैं यहां से।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक का क्या बात था कि सम ढूंढना था। इसी फॉर्मूले में कभी एक चीज कुछ भी, मान लो a दिया रहेगा, n भी दिया रहेगा, कभी सम फाइंड करने को बोलेगा, कभी n को ही गायब कर देगा, कितने टर्म्स। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, पहले 51 टर्म को खोजना है। किसका? एपी नहीं दिया है यहाँ। यहाँ क्या दिया है? एक ऐसा एपी है जिसका जो सेकंड टर्म है, जिसका सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। तो इस क्वेश्चन में हमें एपी नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि उस एपी का दूसरा टर्म 14 है और तीसरा टर्म 18 है। ऐसे एपी का पहले 51 पद का योग निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो इसको कैसे बनाएंगे? ए दिखता है क्या यहाँ पे? ए सीधा सीधा तो नहीं दिख रहा है, मगर ए आ सकता है बड़ी आसानी से। कैसे आएगा? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पता है कि ये 14 चला, उसके बाद आ रहा है 18। तो 14 से 18 में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस 4। तो 14 में से जब 4 कम कर दोगे, -4 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये एपी तो हमने ढूंढ लिया। अब अगला काम, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब n बराबर रख लो 51। तो फॉर्मूला अपने पास है Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। इसके बाद में वैल्यू रखते जाओ। सम अप टू 51 टर्म्स हमको क्या मिलेगा? S51 n बराबर है 51/2 और 2a 2 इंटू 10 प्लस 51 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 4 है। इसके बाद इसको सॉल्व करते जाना। 51/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 इंटू 4 मतलब कि 200, यानी कि 51/2 × 220। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 51 इंटू 110। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 51 इंटू 11, तो 51 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 561 और एक 0 इसका आ गया आंसर। ऐसे ही बड़े सिंपल से सवाल होते हैं। एक्सरसाइज को लेकर बैठो आराम से, खाना वाना खा के पेट भर के, इसके बाद बैठो 2 घंटे और सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। नहीं बनते हैं तो यहीं पर पोस्ट कर देना डाउट। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, मान लो अगर ऐसा दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP, n terms of an AP, sum of first n terms of an AP is n square plus 4n, n square plus 4n, then find 15th term। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एपी है जिसका सम का फॉर्मूला है n² + 4n। तो ये एक जनरल फॉर्मूला इन्होंने निकाल लिया है सम के लिए कि हम यहाँ n का वैल्यू जितना भी रखते जाएं उस हिसाब से सम आता जाएगा। और इस एपी का 15वां टर्म हमको पता करना है, यानी कि क्या खोजना है? A15 खोजना है। यहाँ सम की बात नहीं है, यहाँ
A15 ढूंढ कर बताना है, जो हमारा पिछला वाला फॉर्मूला था। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं निकालूं सम अप टू वन टर्म्स, सम अप टू वन टर्म्स, तो इस फॉर्मूले में मैं वन रखते जाऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा, वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, वन प्लस फोर यानी कि 5। इसी तरीके से सम अप टू टू टर्म्स, पहले दो टर्म का अगर मैं जोड़ निकालूं, तो जहां जहां n है वहां वहां 2 रखते जाओ, तो ये कितना हो जा रहा है, 2 2 जार 4 और 4 दूनी 8, तो 8 4 12। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, 10 भी रख लो तो n की जगह पर 10 10 रखते जाओ, तो वहां तक का हमको सम मिल जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला इन्होंने बना दिया। तो ऐसा किसी भी एपी के लिए खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में वापस आते हैं कि यहाँ हमको निकालना है A15। तो A15 निकालने के लिए हमको A पता करना पड़ेगा और D पता करना पड़ेगा। A और D कहाँ से आएंगे, तो वो यहीं से आएंगे। देखो सम अप टू वन टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले टर्म तक का जोड़, तो पहले टर्म तक का जोड़ कितना होगा, जो ये दिया है वही तो होगा, यानी कि पहला टर्म तो हमको पता चल गया कि 5 है। दूसरा टर्म कैसे पता करें, तो ये देखो बड़ा सिंपल दिख रहा है कि शुरू के दो टर्म का जोड़ 12 है, यानी कि पहला टर्म है 5 और एक दूसरे टर्म को जोड़े तो कितना आ रहा है, 12। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहला टर्म है 5, उसमें जब दूसरा टर्म जुड़ जा रहा है तो 12 आ रहा है। तो ये कौन सा नंबर होगा, ये नंबर होगा 7, तब तो 12 आएगा, या 12 में से 5 घटा दो तो ये नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चल रहा है कि हमारी एपी कैसी दिखेगी, 5 7। कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया, दो दो का चल रहा है। तो इस तरीके से हमने एपी को पहचान लिया। अब एपी को पहचानने के बाद जो पूछा है वो बता दो, A15 कितना होगा। तो A15 के लिए फॉर्मूला हमारे पास A प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A15 अगर हमको निकालना है तो A कितना है, यहाँ पे 5 है, n कितना है, 15 टर्म तक को खोजना है, n बराबर 15 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 2। सॉल्व कर लो इसको, ये हुआ 5 और ये हो गया 14 इंटू 2, यानी कि 5 प्लस 28 यानी कि 33। तो ये हमारा क्या निकल गया, 15th टर्म। A15 हमने निकाल लिया। A15 क्या होगा, 33। मतलब इसमें आगे चलते जाओगे तो कहीं पर जाकर 33 आएगा। कौन से नंबर पे, 15वें नंबर पे। ठीक है, क्लियर है। देखना, सॉल्व करना इस तरह के क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये जरा सा तुम लोग को नई चीज है, इस फॉर्मूले में ही है लेकिन इसमें जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी होता है ऐसा सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स of the AP 9, 7, 17, 25 and so on, ये हमारी AP दी हुई है 9, 7, 25 and so on, must be taken to give a sum of 636। तो क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्या पूछना चाह रहा है कि एक एपी है, दिख रहा है एपी 9, 17, 25,
तो इसमें ये पूछ रहा है कि कितने टर्म्स का जोड़ 636 आएगा। कितने टर्म्स को जोड़ेंगे तो जाके 636 आएगा। तो यहां पर सीधी सी बात, पूछ क्या रहा है, n पूछ रहा है। n हमको पता करना है। दिया हुआ क्या क्या है, Sn जो सम है वो दिया हुआ है 636। अब कितने टर्म का जोड़ 636 है वही हमको ढूंढना है। a कितना है, यहाँ पर 9 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो। 17 में से 9 गया कितना हुआ, 17 में से 9 गया बचा 8। तो ये सब चीज हमको अब सामने सामने पता है। हमारा फॉर्मूला देख लो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यानी कि Sn के भी जगह हम क्या लेकर चलेंगे, 636। n तो ढूंढना है, 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 9 प्लस n तो ढूंढना है, d कितना है 8 है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं कि n/2 इंटू 18 प्लस n-1 इंटू 8। अब यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 18 और 8 इन दोनों में से 2 बाहर निकाल के इस 2 का कहानी खत्म करते हैं। तो ये कैसे करेंगे अपन, n/2 इंटू 2 और अंदर में क्या बचेगा, 18 से 2 बाहर निकला तो 9 प्लस n-1 इंटू 4। तो अब देखो इस बाई वाले 2 का कहानी हो गया द एंड। और अंदर में क्या हुआ, n इंटू 9 प्लस 4n-4 यानी कि 9n, ये n अभी बाहर ही रहने दो, अंदर 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4n। अब ब्रैकेट को करो ओपन तो ये दिखेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। अब इसका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 636 को एक तरफ ले आओ, इक्वल टू कर लो 0, तो ये हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लिख के और फिर सॉल्व करते हैं। मैं यहां तक मिटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कैसा बना कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब एक दिन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करना सिखाया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, तो मिडिल टर्म को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है। अच्छा उससे पहले देखो n के साथ में ये 4 लगा हुआ है, तो इस 4 का पहले तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 636 के साथ, तो 4 का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 636 और इसके हम अभी फैक्टर्स खोजेंगे, इसके फैक्टर्स खोजेंगे ताकि इस 636 इंटू 4 को जब हम ऐसा तोड़ें कि किन्हीं दो ऐसे नंबर ढूंढें जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो इतना आए और जिनको जब हम जोड़ दें तो 5 आए, जोड़ दें या घटा दें जो भी करें, तो ऐसे दो नंबर की हमको तलाश है। तो वो दो नंबर कैसे मिलेंगे, बड़े ध्यान से देखना। 636 में से 4 अभी मैं इसलिए बाहर रखा हूं क्योंकि इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बढ़ता जाएगा। अभी इस 4 को रखो बाहर। अब सिर्फ 636 को फैक्टर्स निकालने शुरू कर दो। तो एक बार 2 बाहर निकालते हैं तो क्या आता है 3 और 1 और 8, फिर एक बार 2 से डिवाइड करो 636 को, तो एक बार और 2 से, सॉरी यहाँ पर भी 2 आएगा, 4 को थोड़ा सा और ऊपर रखते हैं,
ठीक है, तो 2 से 636 गया, आया कितना 318। फिर 318 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 159। फिर ये 159 को 3 से डिवाइड करो, एक बार ये 2 से गया, एक बार और 2 से गया, अब ये 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 53। अब 53 के और आगे चलने का कोई मतलब है नहीं, इतने में हमारा काम शायद बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टर्स। ये तो हुआ एक नंबर 53। दूसरा नंबर क्या आ रहा है 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 4 12 इंटू 4 48। तो हमको शायद हमारे ऐसे दो नंबर मिल गए। जैसे अगर मैं 53 इंटू 48 करूं, ये सारे तो फैक्टर्स हैं, तो 53 इंटू 48 कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 636 इंटू 4। और 53 माइनस 48 कितना आ रहा है 5। तो ये हमारा मिडिल टर्म्स तो स्प्लिट करने का मामला फिट हो गया। आओ स्टार्ट करते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद 4n को निकाल लेते हैं बाहर। अच्छा 4 तो नहीं निकलेगा, सिर्फ n बाहर निकलेगा। तो n अगर इन दोनों को पहले देखो, यहां से n बाहर निकला तो क्या बचा 4n प्लस 53। अब जो एक फैक्टर हमको मिल गया 4n प्लस 53, आंख बंद करके इसको यहां पर लिख लो 4n प्लस 53। अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा कि ये 4n हो जाएगा, क्या कॉमन निकालना पड़ेगा 12। तब तो 12 इंटू 4 48 होगा, 12 इंटू 53 कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो 4n प्लस 53। इस पूरे में से 4n प्लस 53 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ क्या बचा n और यहाँ क्या बचा 12 इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के बराबर चल रहा है। अब इसके बाद दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2। तो केस 1 में क्या कर लो, एक बार इतने को 0 ले लो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। और केस 2 में कर लो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या मिल रहा है हमको n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4। n को यहीं छोड़ो, 53 उधर ले जाओ, इसके बाद 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ रहा है एक आंसर। यहां पर क्या आ रहा है n इज इक्वल टू 12। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट में ये लिखना कि हम खोजने क्या चले थे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए इस आंसर को हम करते हैं कैंसिल और हमारा जो आंसर बन के निकलता है वो क्या निकलता है n इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर दे दो कि अगर हमने 12 टर्म तक का 12 टर्म तक का अगर हमने सम निकाला होता तो कितना आंसर आता 636। तो इसका आंसर हमको पता चल गया n इज इक्वल टू 12। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का खेल है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला हमारा वही चल रहा है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। घुमा फिरा के कुछ कभी एक चीज को गायब कर देगा, कभी दूसरी चीज पूछेगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है काफी बड़ा, सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एक्सरसाइज में लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन ना लिखते हुए सिर्फ क्वेश्चन को समझाता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे शुरू होगा क्वेश्चन कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो मान के चलो कि वो जितने दिन लेट करता है काम को तो उसको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी का मतलब फाइन। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो एक दिन काम लेट करता है
एक दिन काम लेट करता है, फर्स्ट डे अगर काम लेट किया तो फर्स्ट डे का पेनाल्टी जो है वो है 200 रुपए। एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपए, ये पहला कंपलसरी पेनाल्टी। इसके बाद जैसे ही दूसरा दिन होगा तो 250 रुपए बढ़ जाएगा, यही बढ़ के 250 हो गया। तीसरे दिन क्या पड़ेगा, यही बढ़ के 300, यानी कि हर दिन 50-50 रुपए फाइन बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन 30 डेज काम को लेट किया है, लेट या डिले बोल लो, तो अगर 30 दिन इसने काम लेट किया तो टोटल फाइन कितना इसको पड़ेगा, टोटल पेनाल्टी यानी टोटल फाइन कितना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से फाइन चल रहा है तो ये हमको समझ में आ जा रहा है कि ये बड़ा एक किस फॉर्म में चल रहा है, एपी के फॉर्मेट में चल रहा है। ठीक है, पहले दिन पड़ेगा 200 रुपए का फाइन, दूसरे दिन से 50-50 रुपए जुड़ता जाएगा। तो हमारी एपी कैसी दिख रही है, 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। और पूछ रहा है कि 30 दिन का फाइन कितना लगेगा, यानी कि सिंपल से शब्दों में हमको क्या निकालना है, सम अप टू 30 टर्म्स निकाल के बताना है, सम अप टू 30 टर्म्स निकाल के बताना है। तो शुरू करते हैं काम। ये हुआ n/2 इंटू 2a, a क्या है, ये है, d कितना है 50, 50-50 बढ़ते जा रहा है, प्लस n कितना हुआ 30 - 1 इंटू d। फॉर्मूले में हमने सारा वैल्यू रख लिया है। S30 = अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30/2 कितना होता है 15, इधर क्या आएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, यानी कि 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 5 कितना होता है 9×5 = 45, हाथ में बचा अच्छा 1450, यानी कि 15 इंटू 1850, 30 डेज n/2, 15 इंटू 1850। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद में आंसर आना चाहिए 27750, 27,750 रुपए का फाइन इस कॉन्ट्रैक्टर पे लगेगा अगर इसने काम को 30 डेज लेट खत्म किया। आई बात समझ में, पूरी बात। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा लंबा सा था, इसलिए मैंने इतने दूर में ही बस क्वेश्चन को समझा दिया कि मेन चीज पूछ क्या रहा है। आप लोग खोलकर देखना एक्सरसाइज को, जरूर दिखेगा ये वाला सवाल, सीजी में भी और सीबीएसई में भी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है पोटैटो रेस वाला, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बुक वालों का, और कंपटीशन के भी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा सा है, तो मैं इसको सिंपल समझाता हूं कि कहना क्या चाह रहा है। पोटैटो रेस का मतलब क्या होता है कि एक बाल्टी रखी होती है, इस बाल्टी से कुछ दूरी पर आलू रखा होता है। अब जो खेलने वाला बच्चा है या बच्ची है वो यहाँ से रेस को शुरू करेगी या करेगा, और ये जाएगा इस आलू को उठाकर वापस लाकर इस बकेट में डालेगा, फिर भागेगा वापस, कुछ और दूर में आलू होगा, कुछ और दूर में आलू होगा, कुछ और दूर में। तो सबसे पहले दौड़ कर जाएगा, सिर्फ एक आलू उठाएगा, वापस लाकर बकेट में डालेगा, फिर वापस जाएगा, दूसरा उठाकर लाएगा, बकेट में डालेगा, तीसरा, इसी तरीके से इस पूरे रेस को खत्म करना रहता है। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो इसे बकेट रेस पे है कि टोटल कितने आलू रखे हुए हैं 10, कुल कितने हैं 10 आलू रखे हुए हैं।
और डिस्टेंस जो है बकेट से लेके पहले आलू का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर का। पहले आलू का बकेट से डिस्टेंस बाल्टी से कितनी दूरी पर है 5 मीटर। उसके बाद हर एक आलू 3-3 मीटर के दूरी पर है। ये सब आलू रखे हुए हैं, 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो बंदा या बंदी है ये पूरे 10 पोटैटो को खत्म करने में कुल कितने मीटर कवर करेगी डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ इस तरीके से 10 आलू को खत्म करके बाल्टी में डालने में। तो ये कैसे बनेगा, इसको सबसे पहले एपी का रूप देना पड़ेगा। सबसे पहला काम कि इसको एपी के रूप में सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं अपन कि ये पहला आलू उठाते समय इसे कितना मीटर कवर करना पड़ा। तो सबसे पहली चीज कि 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस आया। ये तो हुआ पहला डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 5 गया और 5 वापस आया। इसके बाद दूसरा आलू उठाने के लिए यहां से शुरू किया, ये 5 गया और 3 और गया, मतलब 8 गया और 8 वापस आया। दूसरा आलू उठाने के लिए 8 मीटर गया और 8 मीटर वापस आया। तीसरे आलू की बात करते हैं, 5 3 8 और 3 11, 11 मीटर गया, 11 मीटर वापस आया, एंड सो ऑन। आगे चलता रहेगा ये सिलसिला। इसको टोटल कर लेते हैं। ये कितना हुआ, पहली बार 10 मीटर दौड़ा, दूसरी बार 16 मीटर दौड़ा, इसके बाद 22 मीटर दौड़ा, ऐसे ही दौड़ता जा रहा है। तो हमारा एपी तो बन गया, एपी बन गया ना, 10 16 22 एंड सो ऑन। अब हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, सम अप टू 10 टर्म्स। टोटल 10 आलू थे, 10 आलू थे तो सम अप टू 10 टर्म्स हम निकालेंगे। सम अप टू 10 टर्म्स निकालने के लिए सब चीज दिख रहा है। ये क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 16 माइनस 10 या 22 माइनस 16 जो भी कर लो। अब उठाकर इसको फॉर्मूले में रख लेना कि Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, और सॉल्व कर लेना। फिर इसके बाद n कितना है, यहाँ पर 10 है, और 2 into a यानी कि 20 प्लस n minus 1 यानी कि 9 into 6, कॉमन डिफरेंस हो गया 6, यानी कि 5 into 20 प्लस 54, 9 6 54, तो ये हो जाएगा 74 into 5 यानी कि 4 5 20, 370 मीटर। यानी कि इस पूरे रेस को खत्म करने में इस बच्चे को कितना समय लग रहा है, कितना दूरी इसने कवर किया, 370 मीटर दूरी इसने कवर किया। तो ये हो गया। देखने में सवाल बड़ा रहता है, बड़ा ही सिंपल, जितना बड़ा सवाल उतना छोटा उसका सॉल्यूशन, समझने की देर है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। बाकी क्वेश्चन और बनाकर देखना, सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर बनाना, तो बाकी क्वेश्चन बनाकर देखना। एक बड़ा छोटा सा टॉपिक और बच जा रहा है सीजी बोर्ड का, कुछ भी नहीं है, 2-4 सवाल होते हैं, तुरंत बता दे रहा हूँ। एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो एरिथमेटिक मीन इसको एवरेज के जैसा समझो, ठीक है। मान लो कोई 2 नंबर दिया हुआ है, जैसे कि एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। 2 नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। तो एरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं कि एक नंबर है 6 और एक नंबर है 10, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, तो
तो 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16/2 यानी कि 8। एक क्वेश्चन है सीजी बोर्ड का कि एरिथमेटिक मीन निकालो हाफ और माइनस हाफ का। तो इसको समझने से हमको क्या समझ में आ रहा है कि 6 और 10 का जब हमने एरिथमेटिक मीन निकाला तो उनके बीच का एक और नंबर निकल के आ गया। ठीक उसी तरीके से इन दोनों का भी आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 प्लस माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 2। अब ये हाफ और माइनस हाफ तो दोनों गए, तो आ गया 0/2 यानी कि 0। बिल्कुल सही है ना। हाफ और माइनस हाफ का बीच क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये वही बात, ये होता है अरिथमेटिक मीन। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बनाकर इसको सॉल्व करना। तो इस तरीके से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी खत्म होता है। और अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि समय कुछ भी नहीं होता है, लेक्चर को अपलोड करने का समय फिक्स नहीं है, कभी देर रात कभी सुबह, नेटवर्क के हिसाब से। तो जब भी लेक्चर आए तो आपको पता चल जाए, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है कमेंट करके बता सकते हो, या मैं अपने मन से कुछ भी शुरू कर दूंगा। ओके, थैंक यू।